वेलकम सभी को मिशन जेपीसी मेंस 2024 में एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग पेपर 5 की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जितने भी मेरे संभावित प्रश्नों की जो सूची थी उनके लगभग अधिकांश क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं और अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। हमारे झारखंड इकोनॉमी का पोर्शन बाकी है, मैं उसको भी कराऊँगा, आप निश्चिंत रहें। झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको भी मैं कराऊँगा, आप हड़बड़ाए नहीं। आज जो मैं आप लोगों के बीच जो देखने जा रहा हूँ वो जो टॉपिक मैं आज आपको समझ देखूंगा वो है पब्लिक फाइनेंस। ओके, पब्लिक फाइनेंस, जिसे हम लोग हिंदी में लोक वित्त या राजस्व भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न अगर पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड आता है, चाहे वो सार्वजनिक आय का हो, चाहे वो सार्वजनिक व्यय का हो या सार्वजनिक ऋण का हो, तो आपको कम से कम इतने सारे चीज़ों का जो इंट्रो पार्ट है, जो मेरा इंट्रो पार्ट होगा उसमें ये चीज़ को लिखना चाहिए। क्या चीज़ लिखना चाहिए वो देख लीजिए। कैसे पब्लिक फाइनेंस का कंसेप्ट हमारे इकोनॉमिक्स में आया उसको पहले देखिए। तो लोक वित्त राजस्व एक नया विषय नहीं है, यानी लोक वित्त या जो राजस्व है वो कोई नया विषय नहीं है, बल्कि इसका अध्ययन प्राचीन काल से होता आया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री न्यूनतम राजकीय हस्तक्षेप के पक्ष में थे, यानी प्राचीन अर्थशास्त्री न्यूनतम राजकीय हस्तक्षेप, अतः उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति जिसे लेसेज फेयर पॉलिसी का समर्थन करते थे। वे किनका समर्थन करते थे? लेसेज फेयर पॉलिसी या अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि किसी भी समय किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर किसी भी तरह का असंतुलन की स्थिति आती है तो वहां सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, कोई भी राजकीय हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। स्वतः बाजार क्रियाओं के द्वारा, मार्केट प्रोसेस के द्वारा या मार्केट फंक्शंस के द्वारा डिमांड और सप्लाई, ये दो फैक्टर हैं जिनके द्वारा क्या होती है, बाजार में पुनः संतुलन की स्थिति आ जाती है। इसीलिए सरकार को किसी भी तरह के असंतुलन की स्थिति में सरकार को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए या लेसेज फेयर पॉलिसी को अपनाना चाहिए। ओके, किंतु 1930 की महान आर्थिक मंदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना राजकीय हस्तक्षेप के आर्थिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, न्यून उत्पादन यानी कम उत्पादन आदि को दूर नहीं किया जा सकता है। आप लोग को पता है, जिन्होंने भी मनी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का पोर्शन पढ़ा था वहां हम लोग एडी और एएस की बात किए थे, प्रभावी मांग और प्रभावपूर्ण मांग की बात किए थे, यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा जो प्रभावपूर्ण मांग की जब हम लोग व्याख्या किए तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से राजकीय हस्तक्षेप यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके हम लोग क्या कर सकते थे, रोजगार में वृद्धि कर सकते थे और बेरोजगारी की समस्या को समाप्त कर सकते थे। तो 1930 की आर्थिक जो मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी आई, वो पूरे विश्व को यह बतलाया कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के जितने भी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होगी, उसे दूर नहीं किया जा सकता है बिना राजकीय हस्तक्षेप के, यानी सरकार को हस्तक्षेप करना अनिवार्य है। यही कारण है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर हैंसन, प्रोफेसर लर्नर आदि ने राज्य के हस्तक्षेप द्वारा राजकोषीय नीति, जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, को सक्रिय बनाने का समर्थन किया। यानी फिस्कल पॉलिसी इज ए इंपॉर्टेंट पॉलिसी टू एराडिकेट द डिसइक्विलिब्रियम इन एनी इकोनॉमी। आधुनिक समय में राज्य का हस्तक्षेप सभी आर्थिक क्रियाओं में अनिवार्य बन चुका है और वर्तमान समय में तो बिना राजकीय हस्तक्षेप के किसी भी तरह के आर्थिक क्रियाओं को करना असंभव है। सामान्यतः लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की आय तथा व्यय से होता है। लोक यानी पब्लिक शब्द का प्रयोग साधारणतः सरकार या राज्य के लिए किया जाता है। लोक सत्ता में सभी प्रकार की सरकारों को शामिल किया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय। ओके, सभी प्रकार की सरकारों की आय व्यय को शामिल किया जाता है। व्यापक अर्थ में लोक वित्त में लोक ऋण को भी शामिल किया जाता है, यानी लोक सत्ता में सभी प्रकार की सरकारों को शामिल किया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय निकाय की सरकार हो। यानी लोक शब्द का प्रयोग साधारणतः सरकार या राज्य के लिए ही किया जाता है।
और उसमें हम लोग सभी प्रकार की सरकारों की आय व्यय को हम लोग शामिल करते हैं, तो वो लोकवित्त का हिस्सा हो जाता है। लेकिन ब्रॉड कंसेप्ट में हम लोकवित्त में पब्लिक डेब्ट या सार्वजनिक ऋण को या लोक ऋण को भी शामिल करते हैं। ये बातों को आपको लिखना होगा। इंट्रो पार्ट में किसी भी तरह के लोकवित्त से प्रश्न आता है तो इतना आपको लिखना होगा। इसके बाद अगर परिभाषा पूछा है तो आपको परिभाषाओं को भी लिखना होगा। लोकवित्त की परिभाषा, ठीक है। तो डाल्टन के अनुसार देखिए लोकवित्त की परिभाषा क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। लोकवित्त का संबंध सार्वजनिक संस्थाओं की आय एवं व्यय तथा एक दूसरे से समायोजित करने की क्रिया से है। लोकवित्त का संबंध सार्वजनिक संस्थाओं की आय एवं व्यय तथा एक दूसरे से समायोजित करने की क्रिया से है। यानी अगर आय इज ग्रेटर देन व्यय है तो क्या करेंगे, ये हम लोग इस बढ़ी हुई आय को हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे, यानी सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में खर्च करेंगे। तो इस तरह से ये फिर यहां आ जाएगा। और अगर कभी व्यय अधिक हो जाती है आय से तो हम लोग टैक्स के द्वारा आय प्राप्त करके हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि इस बढ़ी हुई व्यय को पूरा किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्रीमती उर्सिला हिक्स के अनुसार लोकवित्त का मुख्य विषय उन विधियों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना है जिनके द्वारा सरकारी संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं को सामूहिक रूप से पूरा करने का प्रबंध करती है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कोष प्राप्त करती है। ध्यान दीजिएगा, इतने सारे चीजों का एक ही, अगर इसको सार संक्षेप के रूप में देखेंगे तो एक ही है कि हमको एक तरफ सरकार को क्या करना पड़ता है, सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यों में क्या करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है। और इस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, आवश्यक कोष या आय प्राप्त करने का प्रयास करती है। यानी आय और व्यय का अध्ययन क्या हो गया, लोकवित्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आधुनिक अर्थशास्त्री मसग्रेव के अनुसार क्या है, लोकवित्त की परिभाषा क्या है, देख लीजिएगा। उन जटिल समस्याओं जिनका संबंध सरकार के राजस्व व्यय की क्रिया से है, ध्यान दीजिए, उन जटिल समस्याओं जिनका संबंध सरकार के राजस्व व्यय की प्रक्रिया से है कि परंपरागत रूप से लोकवित्त की संज्ञा दी जाती है। देखिए, राजस्व और व्यय, राजस्व मतलब आय और व्यय मतलब व्यय, कि कोई भी राजस्व और व्यय की जो भी प्रक्रिया है उसको ही हम लोग परंपरागत रूप से लोकवित्त के नाम से जानते हैं। इस प्रकार विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए लोकवित्त की परिभाषा को देखने के पश्चात यह स्पष्ट है कि लोकवित्त सार्वजनिक संस्थाओं अथवा अधिकारियों की आय एवं व्यय का अध्ययन करता है। सार्वजनिक संस्थाओं की आय व्यय तथा इनके बीच समायोजन एवं वित्तीय प्रशासन से रहता है। इस प्रकार लोकवित्त वह विज्ञान है जो सार्वजनिक संस्थाओं के आय व्यय, ऋण एवं वित्तीय नीति का अध्ययन करता है। तो देख लीजिएगा, ये जो डेफिनेशन जो मैंने अभी बातें की थी वो सभी इसमें समाहित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं लोकवित्त का क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, लोकवित्त का क्षेत्र को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। लोकवित्त का क्षेत्र, स्कोप, तो हम लोग देखते हैं पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण यानी मसग्रेव के विचार और वर्तमान स्थिति। हम लोग ये चार तरीके से बांटकर हम लोग देखेंगे और चारों चीजों को मैं बता रहा हूं, मैं लिखने का यहां प्रयास नहीं करूंगा। ओके, तो चारों चीजों का आप समझने का प्रयास कीजिए। पहला चरण में हम लोग देखते हैं कि पूंजीवाद का प्रचलन था। पूंजीवाद का प्रचलन था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। और अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर जानते हैं कि संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है और वे उन साधनों का प्रयोग अपने निजी लाभ के दृष्टिकोण से करते हैं। वहां राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होती है, अहस्तक्षेप की नीति होती है और किसी भी तरह से बाजार में अगर असंतुलन आती है तो वह स्वतंत्र तरीके से बाजार की प्रक्रियाओं के द्वारा, मांग और पूर्ति के द्वारा वो संतुलन में स्थिति आ जाती है। राज्य का कार्य क्या होता था, केवल शांति व्यवस्था स्थापित करना होता था, यानी सरकार का काम केवल प्रशासनिक होता था। ओके, सरकार का काम केवल क्या होता था, प्रशासन का काम होता था, शांति व्यवस्था कायम करना, यही उसका काम होता था। ठीक है,
यानी निजी क्षेत्र पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन दूसरा चरण में जब आप लोग देखिएगा तो हम लोग देखते हैं यह पाया गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों किसी भी अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, यह स्वीकार किया गया। यानी सार्वजनिक क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है और निजी क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान दीजिए, यहां केवल निजी क्षेत्र को जोर दिया गया था। यहां धीरे धीरे जन कल्याण की अवधारणा यानी पब्लिक वेलफेयर की अवधारणा कंसेप्ट आई और इसमें सरकार प्रयास किया कि अगर किसी भी तरह की समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई है, चाहे वह बेरोजगारी हो, चक्रीय उतार चढ़ाव हो या पूंजी निर्माण और संतुलित विकास की स्थिति सुनिश्चित करने की हो, तो ये कंसेप्ट यहां आया। और यहां सार्वजनिक वित्त में हम लोग क्या देखें, यहां राजकोषीय नीति धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होने लगी, यानी सरकार का हस्तक्षेप शुरू हो गया। ओके, आगे देखते हैं मस्ग्रेव के विचार। इस मस्ग्रेव की विचारधारा में हम लोग देखते हैं इसमें भी राजकोषीय नीति वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। राजकोषीय नीति वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, यानी सरकार का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया। और सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? यहां सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है संसाधनों का समुचित आवंटन। समुचित आवंटन। इसके अलावे आय एवं धन के वितरण में समानता लाना। इसके अलावे सार्वजनिक क्षेत्र का और क्या था? कीमत स्थिरता और रोजगार वृद्धि। अब देखिए, अगर आप इन चीजों को देखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र का, तो आपको क्या कंसेप्ट दिमाग में आएगा? यही आएगा कि सार्वजनिक व्यय अनिवार्य यानी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप लोग वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो यहां सीधे कंसेप्ट आ गया आपको लोक राजस्व पब्लिक रेवेन्यू, लोक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन, आर्थिक स्थिरता और छठा है आर्थिक वृद्धि। अब देखिए, जहां पूंजीवाद से शुरू हुआ था पहला चरण, दूसरा चरण आते मस्ग्रेव का विचार आते थे, और वर्तमान स्थिति में देख लीजिए पूरा का पूरा सार्वजनिक जो क्षेत्र है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया वो देख लीजिए। हम लोग पब्लिक रेवेन्यू की भी बात कर रहे हैं, सार्वजनिक आय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेप्ट, वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंसेप्ट आ गया। तो इस तरह से देख लीजिए हम लोग किस तरह से लोक वित्त का स्कोप धीरे धीरे बदलता गया, किस तरह से लोक वित्त का स्कोप धीरे धीरे बदलता गया। अब हम लोग देखेंगे वर्तमान समय में इन चारों विचारों को देखने के पश्चात हम बात करेंगे, देखते हैं कि लोक वित्त का जो क्षेत्र है, लोक वित्त का जो स्कोप है, उसको सामान्यतः हम लोग या विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ जो पब्लिक फाइनेंस है उसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। लोक वित्त का विषय वस्तु, लोक वित्त की विषय वस्तु आधुनिक समय में बहुत व्यापक हो गया है। आधुनिक समय में लोक वित्त कार्यात्मक वित्त का रूप ले लिया है, यानी फंक्शनल फाइनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, कार्यात्मक वित्त का रूप ले लिया है। आज लोक वित्त आर्थिक विकास की दशा सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिरता स्थापित करने, व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव से बचने तथा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान करता है। लोक वित्त की विषय वस्तु आधुनिक समय में बहुत व्यापक हो गया है। आधुनिक समय में लोक वित्त व्यापक वित्त का रूप ले लिया है।
आज लोकवित्त आर्थिक विकास की दशा सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने, व्यापार चक्र में के आय उतार चढ़ाव को दूर करने, रोजगार में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए कहा जाता है आधुनिक लोकवित्त केवल राजकीय क्रिया ही नहीं है बल्कि राज्य की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और आधुनिक समय में लोकवित्त के अंतर्गत 4 विषयों का अध्ययन किया जाता है। जो हमने अभी 4 विचार देखे थे, आप लोग के यहाँ 4 विचार जो हम लोग देखे थे, पहला चरण, दूसरा चरण, मसग्रेव का विचार और आधुनिक या वर्तमान समय में जो विचार करते हैं उसके आधार पर जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हम लोग इतने ही प्रकार में बांटते हैं। पहला सार्वजनिक आय, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, या जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। अब देखिए सार्वजनिक आय किसको कहते हैं, सार्वजनिक व्यय किसको कहते हैं, सार्वजनिक ऋण किसको कहते हैं, क्या है वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नीति में हम लोग क्या देखते हैं उसको देख लीजिए। सार्वजनिक आय में जब भी हम लोग देखेंगे तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आय के प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है और उन स्रोतों के गुण दोषों का अध्ययन हम लोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट मैटर में हम लोग पब्लिक रेवेन्यू में हम लोग क्या बात करते हैं, सार्वजनिक आय के क्या क्या स्रोत हैं और उन स्रोतों के क्या गुण दोष हैं उनको देखते हैं। और आय प्राप्ति का एक स्रोत कर है और इसमें करारोपण के जितने भी हम लोग बात देखते हैं कि सरकार की आय का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत 90% सरकार की आय का स्रोत क्या होती है, कर होता है। ओके, तो उनके हम लोग करारोपण के सिद्धांत, कर के प्रकार, करों का प्रभाव, करों का विवर्तन या विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक आय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। इन सब का अध्ययन हम लोग सार्वजनिक आय के अंतर्गत करते हैं। सार्वजनिक व्यय की जब भी बात आएगा तो राज्य के कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है और सरकार जो कि हम लोग देखते थे न्यूनतम हस्तक्षेप से अभी अनिवार्य हस्तक्षेप की ओर हम लोग बढ़ गए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि लगातार सार्वजनिक व्यय में बढ़ रही है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय में क्यों वृद्धि हो रही है, सरकार को सार्वजनिक व्यय क्यों करना चाहिए, यानी सार्वजनिक व्यय के विभिन्न सिद्धांत, व्यय के प्रभाव, व्यय पर नियंत्रण आदि का अध्ययन हम लोग सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत करते हैं। यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सार्वजनिक पब्लिक एक्सपेंडिचर इन सभी चीजें हैं। सार्वजनिक ऋण आधुनिक समय में विश्व के लगभग सभी विकसित देश और अविकसित देशों में सार्वजनिक ऋण आय प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। देखिए ऐसे तो सरकार की आय का महत्वपूर्ण स्रोत कर को माना जाता है, लेकिन अगर सरकार कर के द्वारा अगर पर्याप्त आय की पूर्ति नहीं कर पाती है तो ऐसे स्थिति में सरकार को ऋण लेना अनिवार्य हो जाता है। और वर्तमान समय में तो ऋण लेना एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, चाहे वो विकसित देश हो चाहे अविकसित देश हो, और यह राजकोषीय नीति का भी एक महत्वपूर्ण यंत्र बन गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत हम लोग सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति के विभिन्न विधियों, उनके शोधन की विधियों, ऋण का क्या प्रभाव होता है और उनका क्या महत्व है, इन सब का अध्ययन हम लोग सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत करते हैं। यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक डेप्ट ये सभी हैं। वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नीति, वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है, यानी बजट का निर्माण, बजट का क्रियान्वयन, जनता के सूचनार्थ उसका प्रकाशन और लेखा का अंकेक्षण, ये सभी वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय नीति द्वारा राज्य की उन क्रियाओं एवं पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है जिसके आधार पर राज्य की वित्तीय क्रियाओं की नींव रखी जाती है। आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास में राजकोषीय नीति किस प्रकार प्रभावपूर्ण होती है, इन बातों का अध्ययन वित्तीय नीति के अंतर्गत ही करते हैं। यानी आप समझिए यहाँ फिस्कल पॉलिसी वाला हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए हम लोग ये सभी सब्जेक्ट मैटर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ऊपर के विश्लेषण से देखते हैं कि लोक वित्त की विषय वस्तु सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नीति से है। ये सभी विभाग अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी ये जो सब्जेक्ट मैटर हम लोग देख रहे हैं, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फिस्कल पॉलिसी, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि लोक वित्त और सार्वजनिक वित्त में क्या अंतर है, लोक वित्त और सार्वजनिक वित्त में क्या अंतर है। तो देखिए हम लोग इसको बांट दिए हैं, इस टेबुलर फॉर्म में हमने इसको बताने का प्रयास किया और आप भी एग्जाम में इसी तरह का लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आय तथा व्यय के समायोजन के आधार पर हम लोग इसको अंतर करने का प्रयास करते हैं। तो निजी वित्त क्या है, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय के आधार पर व्यय का समायोजन करता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी निजी व्यक्ति पहले आय डिसाइड करता है कि आय उसके पास कितना है, उसके बाद वो व्यय करने का प्रयास करता है, व्यय का समायोजन करता है। जबकि लोक वित्त में ऐसी बात नहीं है। राज्य पहले अपना व्यय निश्चित करता है और उसके बाद आय प्राप्ति की व्यवस्था करती है। सरकार पहले व्यय निश्चित करता है कि हमको इतना एक्सपेंडिचर करना है
और उस एक्सपेंडिचर को प्राप्त करने के लिए, उस पूरा करने के लिए वो आय प्राप्त करने का स्रोत को ढूंढता है, पता करता है। तो देखिए आय और व्यय के समायोजन किस प्रकार होती है, इसको आपने देखा। दूसरा देखते हैं समयावधि। एक व्यक्ति के लिए हिसाब किताब की कोई एक निश्चित अवधि नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी निजी व्यक्ति का आय व्यय का हिसाब किताब की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, जबकि सरकार के आय व्यय का हिसाब किताब के समय की इकाई 1 वर्ष होती है, जिसको हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। सरकार 1 वर्ष के लिए बजट बनाती है और इस अवधि के अंतर्गत अपनी आय और व्यय को समायोजित करती है। ये सभी आपको पता है। एक व्यक्ति के व्यय का आकार, यानी एक व्यक्ति के व्यय का आकार काफी छोटा होता है, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 10,000, 20, मतलब इस तरह की होती है, जबकि सार्वजनिक व्यय का आकार कई हजार करोड़ का होता है। समझ लीजिए, यानी सार्वजनिक व्यय का आकार क्या होता है, सार्वजनिक लोक वित्त में हम लोग देखते हैं सार्वजनिक व्यय का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जबकि निजी वित्त में निजी व्यय का आकार छोटा होता है। आय का स्रोत क्या होता है, एक व्यक्ति का आय का स्रोत क्या है, देख लीजिएगा, एक व्यक्ति का आय का स्रोत क्या है, सीमित होता है, जैसे उसका वेतन, उधार, बैंक से ऋण या दोस्तों से मदद आदि होता है। जबकि सरकार के आय का स्रोत असीमित और विस्तृत होता है। सरकार टैक्स ले सकती है, टैक्स को समय पर घटा बढ़ा सकती है, और कभी वो देश के बाहर भी ले सकती है, देश में भी ले सकती है, मतलब सरकार की आय का स्रोत काफी व्यापक है। अब हम लोग देखते हैं, अगला अंतर करते हैं सीमांत उपयोगिता का गुण। अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं में वितरित करता है। यानी कोई भी व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं, इसलिए उस सीमित साधन से वह व्यक्ति अपनी सभी वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाए, सभी वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाए, इसके लिए वह सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार लेता है और वह कोशिश करता है कि प्रत्येक वस्तुओं पर अतिरिक्त व्यय से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो, ऐसा वो प्रयास करता है। राज्य भी मोटे तौर पर इस नियम का पालन करता है, लेकिन कभी कभी सरकार ऐसा नहीं भी कर पाती है। देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करना सरकार के लिए अति आवश्यक है। मान लीजिए कोरोना पेंडेमिक के समय अगर सरकार सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर काम करता तो ये कभी संभव नहीं था। सरकार कोशिश करती है इस नियम को फॉलो करना, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, तब ऐसी स्थिति में सरकार इसका नियम का फॉलो नहीं करती है और वह कभी कभी घाटे में रहकर भी क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। इतना ही सरकार राजनीतिक हितों के लिए भी, रक्षा के लिए भी कभी कभी कुछ मदों पर बहुत अधिक खर्च करती है, जबकि उस पर उनसे आय की कम प्राप्ति होती है। अतः सरकार कभी कभी सम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन सरकार व्यवहार रूप में पूर्ण रूपेण नहीं कर पाती है, व्यवहार रूप में नहीं कर पाती है। व्यय का उद्देश्य, व्यय का उद्देश्य के रूप में अगर बात करेंगे तो देखिएगा, सामान्यतः व्यक्ति कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यय करता है, लेकिन सरकार का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। संगठन संबंधी अगर बात करेंगे तो निजी व्यय, निजी वित्त में राजस्व की व्यवस्था में किसी संगठन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सरकार के पास शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग योजना आयोग बोलते थे या नीति आयोग बोलिए या सरकार का जो भी आप वित्त मंत्री बोलिए, इस तरह के एक संगठन की होती है। आय तथा व्यय में लोच, आय तथा व्यय में लोच, निजी आय व्यय में लोच का गुण नहीं पाया जाता। एक व्यक्ति अपनी आय में तुरंत वृद्धि नहीं कर पाती है, लेकिन सरकार के पास ऐसा नहीं है। सरकार जब चाहे आय में वृद्धि कर सकती है और जब चाहे आय में कमी कर सकती है, और जब चाहे सरकार व्यय में वृद्धि कर सकती है और जब चाहे सरकार व्यय में कमी कर सकती है, लेकिन निजी आय व्यय में कोई लोच नहीं पाया जाता है, वो सामान्यतः स्थिर रहती है। ऋण लेने की सुविधा, ऋण लेने की सुविधा की बात करेंगे तो एक व्यक्ति अपने संबंधियों, दोस्तों, पड़ोसियों तथा साख संस्थाओं आदि से ऋण ले सकता है, लेकिन सरकार के पास ऐसा नहीं है। सरकार देश के लोगों से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, विश्व के अन्य देशों से, कहीं से भी वो ले सकता है। ऋण लेने की उसके लिए कोई विस्तृत उसके लिए व्यापक उपाय, व्यापक स्रोत है, जबकि निजी वित्त में ऐसी संभावना नहीं पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, व्यक्ति विशेष अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं, परंतु भविष्य की तुलना में वर्तमान पर विशेष ध्यान देते हैं। कोई भी निजी वित्त में हम लोग देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ बचत करके चलता है और वह भविष्य की तुलना में वर्तमान को अधिक तवज्जो देता है। लेकिन सार्वजनिक वित्त में क्या होता है, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार अच्छी व्यवस्था करके रखता है, यानी फ्यूचर में हम लोगों के कल्याण के लिए अच्छे काम कर सकें, इसके लिए सरकार ज़्यादा ध्यान देती है। इस कारण सरकार बदल सकता है, परंतु शासन निरंतर चलता रहता है। देखिएगा, सरकार बदल जाता है, लेकिन फिर भी वो क्रियाएं जो पहले से वो सोचा रहता है वो करता, मतलब वो उसे पूरा किया जाता है। तो इसीलिए
जो भविष्य के लिए व्यवस्था सरकार करती है, जबकि व्यक्ति भी करता है लेकिन वर्तमान को ज़्यादा तवज्जो देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सामान्यतः व्यक्ति के व्यय व्यक्तिगत अथवा वर्ग विशेष के स्वार्थों की पूर्ति के लिए होता है, निजी लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, या सामूहिक लाभ या जन कल्याण के लिए किया जाता है। ये तो बार बार हम लोग देख रहे हैं इसको। बजट में अंतर, एक व्यक्ति का बजट तब अच्छा माना जाता है जब उसमें बचत दिखलाई जाती है। यानी क्या होता है, हमेशा देखिएगा एक व्यक्ति का बजट में को कब अच्छा माना जाता है, जब आय इज ग्रेटर देन व्यय। जबकि लोक वित्त में व्यय इज ग्रेटर देन अगर आय है तो इसको अच्छा माना जाता है। यानी हमेशा सरकार को घाटे का बजट बनाना चाहिए, विशेष करके विकासशील देशों में तो घाटे का बजट को ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर सरप्लस बजट बना दें और विकासशील देशों में बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याएं व्याप्त हो तो फिर उस सरप्लस बजट का क्या काम। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं गोपनीयता में अंतर। कोई भी निजी व्यक्ति अपनी आय व्यय के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। जबकि लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त में सरकार गोपनीय नहीं रखती है और अपने बजट में वो पूरी तरह से बता देती है और इसे संसद में रखती है, जिसे बजट पेश करके आपको पता है, हर व्यक्ति को पता है कि इस सरकार का इस वित्तीय वर्ष में क्या बजट है, क्या आय का प्रावधान है, क्या व्यय का प्रावधान है। जबकि निजी वित्त में ऐसी संभावना ऐसी नहीं दिखाई पड़ती है सामान्यतः। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्यक्ति की आय सीमित होती है, वो किसी से भी आय बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी अगर मान लीजिए व्यक्ति की आय सीमित है, उसे जो वेतन की प्राप्ति हो रही है वही उसका आय है, वो अपने मालिक से या जहां वो नौकरी करता है वहां नियोक्ता से वो नहीं बोल सकता है कि मेरी आय को बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन राज्य जब चाहे आय में वृद्धि कर सकती है, यानी कर देने के लिए लोगों को बाध्य कर सकती है, लेकिन कोई भी निजी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, आय की प्राप्ति का स्रोत। व्यक्ति की आय प्राप्त करने के लिए नया नोट नहीं छाप सकता है। ध्यान दीजिएगा, सरकार के पास ये उपाय है कि अगर सरकार को कर से या अन्य स्रोतों से आय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो सरकार आय प्राप्त करने के लिए नोट छापता है, जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था या हिनात प्रबंध करते हैं। लेकिन निजी वित्त में ऐसी संभावना नहीं पाई जाती है। ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में बहुत अधिक असमानता है। हालांकि दोनों में हम लोग निजी वित्त हो या सार्वजनिक वित्त हो, दोनों में आय एवं व्यय का समायोजन करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो निजी वित्त हो चाहे वो सार्वजनिक वित्त हो। लेकिन अगर कई अंतरों के आधार पर हम लोग ये 15 हम लोग इसको अंतर का आधार किए, इसके आधार पर देखेंगे तो दोनों में व्यापक अंतर पाया जाता है, व्यापक असमानता पाया जाता है। तो मित्रों, आज हम लोग लोक वित्त का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, लोक वित्त का सब्जेक्ट मैटर या स्कोप के बारे में पता किए, और लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा किए हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए और याद कीजिए। इसी तरह से जो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड और भी टॉपिक है उसको मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको अपना नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए। और जो मेरा कंसेप्ट है R की पावर 4, इसको जरूर फॉलो कीजिए। R4 क्या है आपको ऑलरेडी पता है, R4 को फॉलो कीजिए। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप अच्छी से तैयारी कीजिए।